आरिस पठानिया साहब, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग अभी भी लगातार जारी है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पठानिया साहब, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। मेरा बात प्रॉपर जी जी, अब आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच पा रही है। मैं आपको जी बता रहा था कि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव प्रजातंत्र की जीत है और चुनावों की जीत है, लोगों के मत के दान की जीत है। बहुत बड़ा एक्सपोजे है, बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जो लोग कहते थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर में कत्लेआम हो जाएगा, सरकार और मुख्य चुनाव और चुनावी प्रक्रियाओं में कोई भाग नहीं लेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग खुल के खुले माहौल में फ्री एंड फेयर चुनावों का माहौल है, एक उत्सव है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में लोग कैंपेनिंग में। और जो लोग इस तरीके से एक दतिया नीचे नारे देते रहे वो सबसे आगे है, जिसे कहते हैं ढोल नगाड़े बजाने में। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो प्रजातंत्र की जीत है और प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, भारतीय जनता पार्टी का 5 अगस्त 2019 के बाद का एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, चाहे वो एक बढ़ती रक्षा और सुरक्षा की स्थिति है, या चाहे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट है, चाहे रोजगार है, या रोजगार के साथ साथ चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो टूरिज्म के नाम पे हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म के नाम पे हो, पिलग्रिमेज टूरिज्म के नाम पे हो, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी लहर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। खिता से ऊपर उठ के, मजहब से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभर के इन चुनावों में आएगी। आज दूसरा चरण है, पहले चरण में उधमपुर में चुनाव हुआ था, जम्मू पार्लियामानी लोकसभा के चुनाव है। उधमपुर और जम्मू दोनों लोकसभा सीट पे भारी और एक ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। लोगों का जो मूड, लोगों का जो दोनों मन पर क्या रुझान होगा? हालांकि अभी वोट डाली जा रही है कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू की, और उधमपुर के हवाले से भी हम बात करेंगे पठानिया साहब आपसे, क्योंकि आपके ओपोजिशन में जो लोग हैं उनका कुछ और ही मानना है। भविष्य साहब, आप ही से जानना चाहेंगे, लोकतंत्र का जश्न है, इस बात पर तो सभी यकीन रखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बातें पठानिया साहब ने कही, क्या उस पर आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र का जश्न, ये तो कहने की बात है कि ये आज जम्मू कश्मीर जो इतने सालों के साथ अपने इस वोटिंग राइट से वंचित था, जरूर लोगों में वो एक जोश और खरोश इस चुनाव में देखा गया है। और जिस तरीके के साथ भारी संख्या में लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं, उससे ये चीज क्लियर है कि जो जाति भाजपा ने जम्मू कश्मीर के साथ की, इतनी बड़ी स्टेट, इतनी पुरानी स्टेट को तोड़ के जो उन्होंने यूटी बनाया, और उसके बाद यहाँ पे असेंबली टोटल भंग करके रखी, जो असेंबली के चुनाव इन्होंने नहीं कराए, जो हक हकूक हमारे यहाँ के थे वो इन लोगों ने दबा के रखे, वो एक रोष काफी ज्यादा लोगों में अंदर था। और वही रोष ने आज जोश का रूप लेकर वो लोग जो हैं वो घरों से बाहर आए। आज उन्हें अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने का जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौका मिला, तो वो लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो लोकतंत्र का जश्न तो है। मेनली ये जो चुनाव है जम्मू लोकसभा का, ये मेनली इन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। 2019 के बाद जो इन्होंने 2014 में भी वादे किए थे, वो वादा एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का हो। जो जितने भी वादे थे, लोग कहीं ना कहीं इस चीज से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी मात्रा में लोग जो हैं वो आज वोट डालने के लिए आए हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपको ये वाजिया कर दूं कि ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। जब भाजपा ने इस स्टेट को डिमोट किया, उसके बाद जनता अब इस चुनाव के रूप में इनको जवाब देगी। और इनकी हालत ये थी कि जम्मू की 6 पार्लियामेंट्री सीट में से भाजपा ने सिर्फ 2 पे अपने कैंडिडेट खड़े कराए। इनको 2 पे भी बुरी हार का जो सामना जो है वो 4 जून को करना पड़ेगा। अब पठानिया साहब क्या कहेंगे? लगातार जब जम्मू कश्मीर में हमने चुनाव की कैंपेनिंग भी होते हुए देखी, तो आपके ऑपोजिशन में जितनी पार्टियां हैं तमाम का ये कहना है
तमाम का तो नहीं कहूंगी, कुछ पार्टियां हैं जिनको आप ही का एजेंट या फिर आप ही की एबीसी टीम कह रहे हैं, उनको छोड़कर बाकी पार्टियां कह रही हैं कि हमारा एजेंडा है वो यही है कि बीजेपी को हराना है। एक तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को मेन टीम हमें गिनते हैं और दूसरी को एबीसी टीम गिनते हैं और फिर कहते हैं कि इनका आधार भी नहीं है। खैर, इनकी जो पॉइंट ऑफ इमेजिनेशन है, जो कल्पना की शक्ति है, वो भी वाकई सराहने योग्य है और कहीं ना कहीं इनकी मानसिक और वैधानिक जिसे कहते हैं, जो इनकी एक जो बेबसी है, उसको थोड़ा तरस भी आता है। मैं साफ और स्पष्ट बता दूं, पिछले 7 दशकों से जम्मू कश्मीर के लोगों से रोजगार, विकास और शांति के नाम पे आप एक्सप्लॉइट करते रहे, वोट लेते रहे, राज करते रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ नफरत, लूटपाट, मार और खून खराबा ही मिला जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर में रक्षा और सुरक्षा की स्थिति जो सुधरी है। आज लाल चौक में रात को 11 बजे जो टूरिस्ट वहां से बाहर आके वो जो सेल्फी करते हैं, वो जो रिकॉर्ड टूरिस्ट सीजन जम्मू कश्मीर में हुआ, वो जम्मू कश्मीर की एक स्थिति और परिस्थिति का जिसे कहते हैं। पठानिया साहब, उस पर आपकी अपोजिशन ये भी कह रही है कि टारगेट किलिंग अभी भी हो रही है। मुद्दा ये है कि जिस तरह से शिनाख्त को छीना गया है और जो लोगों को बात करने के लिए भी सोचना पड़ता है, इस तरह का माहौल बना हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? ये एक भ्रांति है जो विपक्ष के द्वारा और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा जिनका एक इकदार, जिनका एक बेस जिसे कहते हैं खत्म हो चुका है, वो फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान के तहत पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में भी पूरी खूबसूरती के साथ है। अरे भाई, आप देश के झंडे पे बात लेके आ जाते हो और फिर भी आप तो कहते हैं जम्मू कश्मीर में राजनीति करते हो। आप चाइना की मदद मांगते हो, धारा 370 की वापसी में, फिर भी जम्मू कश्मीर में आप राजनीति करते हो। और मेरी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, जरा एक्सप्लेन करे किस एनसी और किस जिसे कहते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ खड़ी है, जिन्होंने देश के विरुद्ध एक नहीं स्ट्रिंग ऑफ जिसे कहते हैं एक्विजिशन और काउंटर एक्विजिशन आज तक की है, लेकिन फिर भी। ठीक है भवेश साहब, लगातार जो है बीजेपी हमलावर है। पीएम मोदी के भी जो हमने रिसेंटली उनकी चुनावी रैलियों में बयान सुने हैं, यही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुल्क के खिलाफ ही कामें करती है, मुल्क के लोगों के खिलाफ ही जो भी कर रही है, उनका कैंपेन तक, कांग्रेस का कैंपेन तक मुल्क और यहाँ के लोगों के अगेंस्ट है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मीडिया के माध्यम से पूरी देश की जनता देख रही है कि देश को बांटने की राजनीति कौन कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनके द्वारा जो उनकी जो पार्टी है, भाजपा है, वो कर रही है। हिंदू मुसलमान किसने किया? वो भाजपा ने किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी के बयानात आप देख लीजिए, इनके पार्टी प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी के बयान वो आप देख लीजिए। जो तोड़ने की राजनीति है वो भाजपा की है। मैं पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। इतनी बड़ी स्टेट को तोड़ा इन्होंने और यूटी बना दिया। देखिए, वहां भी इन्होंने तोड़ा। पर उसमें भी कह रहे हैं भविष्य साहब, उसमें भी कह रहे हैं कि देखिए हमने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ तादाद में सयाह, जिस तरह का माहौल है, और G20 समिट का भी जिक्र होता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप ये ख्याली पुलाव और बाई फोर्स आप जो मर्जी चीजें जो हैं वो करवा लीजिए। इन्होंने 370 की बात की। मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को आपने टारगेट क्यों किया? आपने देश की 12 स्टेटों में 371 के प्रोविजन दिए, आपने गुजरात से शुरुआत क्यों नहीं की? क्या गुजरात प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो गुजरात से हैं, वहां 371 है, तो जम्मू के 370 के साथ इनको क्या तकलीफ थी? ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड और जम्मू को एक्सपेरिमेंट लैब के तौर पे इन्होंने अपने छोटा सा सवाल है। ठीक है, आपका क्या ये कांग्रेस ठीक है, पठानिया साहब, धारा 370 इसका मतलब कांग्रेस का स्टैंड आ गया कि धारा 370 को गलत निकाला गया? ये औपचारिक स्टैंड माने कांग्रेस का कि धारा 370 की वापसी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में? क्या ये कहती है कांग्रेस? सुदन साहब, कृपा करके इन्फॉर्म करेंगे आप? उत्तर की बात आप छोड़िए, आप यस और नो, डोंट कंफ्यूज, यस और नो। आप कह रहे धारा 370 को गलत हटाया, इसका मतलब कांग्रेस का स्टैंड है? ठीक है भविष्य साहब, इस पर कांग्रेस का स्टैंड लेकिन है क्या वाकई में कि क्या 370 जो हटाया गया, क्या कांग्रेस मानती है वो गलत हटाया गया? घर से शुरुआत की तो कह रहे हैं भविष्य, आपको गुजरात से 371 तोड़ना चाहिए था। आप अपने वहां पे लैंड और जॉब और कल्चर प्रिजर्व करो। और आप, मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होके इतने जवाब दो
डोंट क्रॉस योर लिमिट। आप किस तरीके की बात कर रहे हो? एटलीस्ट अपनी आपको मातृ- वैसे पठानिया साहब, वैसे ये पहली बार नहीं होगा कि बीजेपी को कहा गया हो कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बना दिया है कि कहीं पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना हो तो वो जम्मू कश्मीर में करते। पठानिया साहब, ये पहली बार तो नहीं कहा गया होगा। देखें, ये बड़ा एक सेंसिटिव विषय, जम्मू कश्मीर बड़ा एक सेंसिटिव विषय है। इस पे हवा में बयानबाजी करना बहुत गलत होगा, तर्कसंगत भी नहीं होगा, और पर अब तो हालात नॉर्मल है सर। और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध भी होगा। भविष्य सूदन जी ने अभी धारा 370 में लेके तंज करते हैं, क्या ये कांग्रेस का स्टैंड मांगे कि वो धारा 370 जिसे संविधान में कहा गया कि ये टेम्परेरी है, ठीक है सर, कांग्रेस है तो हम पूछ लेंगे, लेकिन वैसे भी जैसा कि बीजेपी ही दोहराती है कि 370 वापस तो आने वाला है नहीं, तो 370 को पीछे रखते हुए ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के जो अब हालात है उस पर लगातार पार्टियां ये भी कहती आई हैं कि बीजेपी ने एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड जो है जम्मू कश्मीर को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है, जो इनोवेशन है जम्मू कश्मीर में, वो बाय एंड लार्ज तकरीबन जिसे कहते हैं वो फिट हुआ है, वो कामयाब हुआ है। जम्मू में रक्षा और सुरक्षा की स्थिति सुधरी है। ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान और अंतरराष्ट्रीय संगठन इसे कह रहे हैं। हाँ, टारगेटेड किलिंग के माध्यम से पाकिस्तान ने कोशिश की है माहौल बिगाड़ने की, उनपे भी अंकुश लगा लिया गया, और आने वाले दिनों में जैसा कि गृहमंत्री जी ने कहा है, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, तो एक ऐसा सुरक्षा चक्र क्रिएट करने की बात की जाएगी जिसमें कोई भी आतंकवादी गतिविधि ना हो, एक तरफ। दूसरा, यहाँ विकास और रोजगार सबसे बड़ा विषय है। परिवारवाद यहाँ एक बहुत बड़ा विषय है। सरकारी नौकरी और सरकारी ठेका जो रूलिंग पार्टी के रिश्तेदारों और कार्यकर्ताओं को ही मिलता था, ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ओपन एक माहौल, एक आजादी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है। आज 40,000 के पास नौकरी, बिना किसी का रिश्तेदार किसी की बातचीत को जानता नहीं, किसी को उनके घर जाके अपॉइंटमेंट ऑर्डर, और बिल्कुल एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दिए गए। आज छोटे से छोटा काम भी, चाहे रूरल डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी या किसी भी डिपार्टमेंट को, उसका टेंडर लगता है, उसमें कोई ऐसा फ्रॉड नहीं है किसी को किसी कनेक्शन की या किसी राजनीतिक एक समर्थन या संरक्षण की जरूरत है, जिसे कहते हैं ठेकेदारी या काम करने के लिए। एक नया ओपन माहौल में जम्मू कश्मीर के लोग एक नई आजादी फील कर रहे हैं। हाँ, सफोकेशन हो रही है मुझे पता, लेकिन वो हो रही होगी इन परिवारवादी पार्टियों को, इन लोगों को जिनका कॉकस, जिनका एक मुजस्समा 7 दशकों से जो एक बर्स्ट हो गया, जो गिर गया, इसलिए ये बेतुका बयान करें। मेरा इनसे विनम्र अनुरोध है कि हम जिम्मेवारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तर्क वितर्क वाद और विवाद करें। जम्मू कश्मीर तो बड़े लोगों ने इसका अंतरराष्ट्रीयकरण, जम्मू कश्मीर इशू कोई इशू है नहीं, जम्मू कश्मीर इशू ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। सर, अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि बहुत सेंसिटिव इशू है, अभी आप कह रहे हैं कि अभी ये इशू नहीं है। मैं मुझे कंप्लीट करना है। जम्मू कश्मीर का विषय ऑलमोस्ट क्लोज है। जो अनसेटल्ड इशू है जम्मू कश्मीर का, वो ये है कि एक खित्ता पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में है और एक खित्ता लद्दाख के इलीगल कंट्रोल में है। दिस इज द ओनली इशू व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, व्हिच नीड टू बी स्ट्रक, व्हिच नीड टू बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड एट द नेगोशिएटिंग टेबल। ठीक है, भविष्य साहब क्या कहेंगे? ये मेरे काबिल दोस्त झूठ आज भी कितनी तसल्ली के साथ बोलते हैं, मुझे उस चीज का हैरत होती है कि परिवारवाद की बात कौन करता है? भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट अपनी भाभी को डीडीसी बनाता है। भाजपा के कितने अपने ऑफिशियल मेंबर्स, भाजपा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जी, उनका बेटा ओहदे पे है। पूरी पार्टी परिवारवाद से भरी है और इनको शर्म आनी चाहिए परिवारवाद की बात करते हुए। इतने लंबी लिस्ट है कि अभी मैं बताने जाऊंगा तो ये टाइम कम पड़ जाएगा। दूसरी रही बात कि जो इन्होंने कहा रोजगार की बात, ये जो आंकड़े गिनती करवा रहे हैं, आप ऑफिशियल डाटा देख लीजिए, जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ चुका है। तो ये इन्हीं की सरकार में हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं देश नहीं कहता, वो एनएसओ नहीं कहता, वो कांग्रेस कहती है, एनएसओ नहीं कहता, नेशनल सेपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता। और अब जनता जो है वो बेवकूफ बनने वाली नहीं है। इस चुनाव के रिजल्ट जो हैं वो भाजपा को आईना दिखाने वाले हैं। लोगों में, लोग भी जम्मू के जो हैं वो आप समझ चुके हैं कि हमारे साथ हर एक छोटा बच्चा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आज तो मैं इनको बधाई देता हूं कि आज तो इन्होंने लोकतंत्र की बहाली की तरफ पहला कदम किया है। और मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, 30 सितंबर से पहले असेंबली भी करवाइए। जिस तरीके के साथ आपको जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट में 6 सीटों पे कैंडिडेट पूरे नहीं ना मिले,
आपका असेंबली में भी बुरा हाल होने वाला है। तो ये पठानिया लोग आपको जवाब पठानिया साहब, असेंबली, हालांकि असेंबली इलेक्शन की भविष्य जी अमित शाह भी बात कर चुके हैं, पीएम मोदी भी बात कर चुके हैं कि असेंबली इलेक्शन होने वाले, साथ ही साथ स्टेटहुड की भी वजीर आजम ने बात कर ली है। पठानिया साहब, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि जो जो बयान, जो जो इल्जाम बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, दरअसल वो खुद वो करती, चाहे परिवारवाद की बात हो या फिर मुल्क को बांटने की बात हो। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर इल्जाम लग रहे हैं कि लोगों को बांट रहे हैं और देश को बेचने की बातें हो रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये सारे काम तो खुद कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी कर रही है। मेरा ख्याल है कि डायनेस्टिज्म और परिवारवाद की भाषा और परिभाषा विपक्षी पार्टियों को नहीं समझ है। बेतुके, बेसमझे और बिना निशाने के तीर लगाना इनकी आदत और इनकी फितरत है। एक पॉलिटिकल पार्टी, नेहरू जी, इंदिरा जी, संजय जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सिर्फ एक परिवार के आगे पीछे ये पार्टी भागती है। एक परिवार से कोई दूसरे परिवार को राजनीति में जाना तो कुछ बात नहीं है, लेकिन एक पार्टी सेंटर्ड ही एक परिवार पर हो जाए। अब शेख साहब, फारूक साहब, अब उमर साहब, अब उमर साहब के भी छोटे उमर साहब दो आ गए। हम इसे कहते हैं परिवारवाद की एक पार्टी का, जिसे कहते हैं ऑफ दी फैमिली, फॉर दी फैमिली, बाय दी फैमिली। ये थोड़ा सा क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। देखें, डेमोक्रेसी कैसे होगी? डेमोक्रेसी टोटल होगा, डेमोक्रेसी का गला घुस जाएगा अगर एक पॉलिटिकल पार्टी परिवार के लिए लोगों में बड़ी बड़ी बात करके जाएगी। जम्मू और कश्मीर में और खासकर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गूगल फूंका है, जिसे लोगों ने इसको वाकई इसको वेलकम किया, चैलेंज किया और एक कांग्रेस मुक्त भारत की ओर आज सिर्फ दो राज्य परिवारवाद के अगेंस्ट एक जो भावना लोगों में है वो रही है और वो दिखी भी है। पिछले चुनाव में भी हमने देखी है कि परिवारवाद को लेकर के लोग खुश नहीं है। लेकिन ये बताएं कि लोगों को पैनिक में डालना फिर, या कि ये कहना कि आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपकी जो पर्सनल चीजें भी हैं वो भी ले ली जाएंगी, और ये कि वो एक खास कम्युनिटी, एक माइनॉरिटी को, मुस्लिम तबके को दे दी जाएगी, क्या इस तरह का एक डर पैदा करना आपको लगता है कि ये सही है? देखें, कांग्रेस ने दो चीजें जो भारतीय परंपरा, भारत में रिवाज और भारतीय इतिहास के बिल्कुल विरुद्ध है। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस टैक्स। आप अपने बच्चों, लोग कहते हैं किसके लिए कमा रहे हो? अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन जब गुजर जाएंगे बच्चों को लेने के लिए आधी प्रॉपर्टी सरकार को टैक्स के रूप में देनी पड़ेगी। ये कांग्रेस का इनहेरिटेंस टैक्स है। हम रिजर्वेशंस के लिए नेहरू जी बोले, मेरा ख्याल है नेहरू जी का इन्हें वो कहते हैं वो जो एक लाल लकीर जो लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींची उससे भी बाहर निकल गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो लक्ष्मण रेखा खींची उससे भी बाहर चला गया। कह रहे हैं हम 50% से भी अधिक, सुप्रीम कोर्ट कहती है 50% के ऊपर जारी सकते, लेकिन ये देश को बांटने के लिए इतने आतुर हो गए सत्ता के लिए, ये कह रहे हैं 50% से ऊपर जाएंगे, हम कास्ट जातीय जनगणना करेंगे। अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आया? खैर, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है, इलेक्शन कमीशन इस सारे विषय को बड़े ध्यान के साथ देख रहा है। अब इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये एक मनगढ़ंत एक कहानी, एक स्टोरी, एक थ्योरी, एक नया एक हाई तोहफा करके पूरे देश में हल्ला मचाने की कोशिश। भविष्य साहब क्या कहेंगे? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है क्या इस कदर कंफ्यूजिंग है कि या तो कांग्रेस ही समझ पा रही है उसको, या फिर आपकी के अगेंस्ट में जो पार्टी खड़ी है वो नहीं समझ पा रही है? आप थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि रिजर्वेशन और 50% से ऊपर रिजर्वेशन का मामला क्या है? आपने एक बात बड़ी जबरदस्त कही कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है उसने कंफ्यूजन क्रिएट की है। कंफ्यूजन क्रिएट किसमें की है? भाजपा में की। भाजपा इस बात पे परेशान हो चुकी है कि कांग्रेस एक गरीब महिला को 8500 रुपया पर महीने की देने की ऐलान जो है वो कर चुकी है। कांग्रेस नरेगा की जो एक मजदूर की मजदूरी है उसको उसने 400 करने का कहा। कांग्रेस ने अप्रेंटिसशिप जो है पढ़े लिखे यूथ के लिए 1 लाख की सालाना देने की कांग्रेस के पास विजन है। आज तक इस देश को कांग्रेस ने बनाया, जो जो चीजें कांग्रेस ने बनाई, भाजपा ने आके उनका प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए और उनको बेचना शुरू किया। बेच के इन लोगों ने मुनाफा कमाया। ये लोग वो बात करते हैं, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतना बड़ा खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की कंपनी है पावर हब, इन्होंने तो डोनेशन वहां से भी ली है, जो डाटा सुप्रीम कोर्ट में आया है। तो कंफ्यूजन तो भाजपा में है,
और कंफ्यूजन इस वजह से भी है कि आप पाकिस्तान वाली फंडिंग कहां से आएगी भविष्य जी, तर्क के साथ बात करें। पाकिस्तान वाला विषय कहां से आ गया? पाकिस्तान वाली फंडिंग कहां से, ये कहां से सोच के आप राष्ट्रीय टीवी में बात करें? उसका रिजल्ट आज की आप वोटिंग परसेंटेज देख बिना लीजिए, तथ्य और तर्क के बात मत करें, आप अपना सोर्स बताएगा। और क्लियर कट उसका रिजल्ट ये है। ये रिजर्वेशन की बात करते हैं, उसका क्लियर कट रिजल्ट ये है कि इनके पास अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट पे कोई नहीं कैंडिडेट, इनके पास 3 जो श्रीनगर की लोकसभा सीटें हैं वहां पे भी इनको कैंडिडेट नहीं मिला। तो ये बातें सिर्फ जुमलेबाजी करना कोई इनसे सीखे, बाकी जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो आप समझ चुके हैं। पठानिया साहब, एक तो ये कि 3 कश्मीर की सीटों पे क्योंकि 3 सीटों पे कश्मीर की बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा नहीं, उसको ये भी समझा जा रहा है क्योंकि बीजेपी को पता है कि वहां पर उनको वोट मिलने वाला है नहीं। दूसरा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे जहां फोकस है, बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में कहा जा रहा है कि इतनी वेग चीजें हैं कि ओपन, जो इसको ओपन एंडेड जब कोई बात रखते हैं उस तरह की बातें बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। देखिए, आप अगर पहले मैं इसी मैनिफेस्टो की ओर आऊं जी, आप अगर वो जो पूना पैक्ट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग बाबा भीमराव अंबेडकर ने की थी, महात्मा गांधी जी ने उसको रिजेक्ट किया था और कहा था आप मुस्लिम लीग के पैटर्न पर चल रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, कि उस वक्त की मुस्लिम लीग और कहीं ना कहीं वो कास्ट के नाम पे अल्टीमेटली पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट का परिप्रेक्ष्य यही है, ये जिसकी जितनी आबादी उतना, ये बड़ा डेंजरस स्लोगन है, देश को बांटने वाला एक स्लोगन है। जहां तक कश्मीर की बात है, कांग्रेस से पूछ सकता हूँ, कांग्रेस का कौन उम्मीदवार है कश्मीर में? कांग्रेस किसको दे रही है? हम बड़े साफ और स्पष्ट है, हमने कहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो किसी अरेंजमेंट के तहत अपना कैंडिडेट ना पुल कर रही होगी। डोंट वरी, अभी दूध का दूध पानी का पानी रहेगा। हमने आपको कहा है, आपके चैनल पे कहा, कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा, परिवारवादी पार्टियों का किला ध्वस्त होगा और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा माहौल के मुताबिक धारा 370 के फैसले पे स्टैंप लगाने वाले, उसके साथ खड़े होने वाले, लोगों के साथ खड़े होने वाले, परिवारवाद के विरुद्ध खड़े होने वाले लोग उधमपुर में, पठानिया साहब, ये माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उधमपुर में कांग्रेस का पलटा भारी है, उस पर क्या कहेंगे? 4 जून तक कांग्रेस का भारी है। 4 जून के बाद एक कांग्रेस दिखाई नहीं देगी उधमपुर में, बेफिक्र कर रहे हैं। 4 जून तक कांग्रेस जो मर्जी बोले, कांग्रेस 4 जून तक तो पूरे देश में पलड़ा भारी है इनका, लेकिन 4 जून के बाद ये दिखाई नहीं देंगे। कश्मीर की 3 सीटों पर बीजेपी किसका साथ देगी? ये 4 जून तक, 4 जून के बाद आपको मैंने कह दिया आपको कि कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा। धारा 370 वाले फैसले, 5 अगस्त 2019 के फैसले। भविष्य साहब क्या कहेंगे? आरएस पठानिया साहब ने तो साफ दावा कर दिया, साफ इनका कहना है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा। आप क्या कहेंगे? ये जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, जहां इन्होंने कैंडिडेट ही नहीं उतारे वहां कमल खिलने की तो बात ही नहीं रहती। बाकी मैं यहाँ आज सपोर्ट तो कर रहे हैं सर। 6 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो इस बार कांग्रेस को जा रही हैं, और कांग्रेस को नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत होने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही है वो पार्टी। राहुल गांधी की 5 गारंटी के अलावा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने एक नारा और भी दिया है, जो इस बार जनता ने पूर्ण जोर तरीके के साथ जिसका साथ दिया है, वो नारा ये है, जो सरकार जमीनें छीने वो सरकार बदलनी है, जो सरकार नौकरियां छीने वो सरकार बदलनी है। इसका रिजल्ट आपको 4 जून को जनता के 4 जून को जनता का फैसला तमाम तर लोगों के सामने, पूरे मुल्क के सामने आ ही जाएगा। भविष्य